My name is Nazirul Islam. I am a physics and chemistry teacher, retired from Cambridge School, Gurudwara, after teaching 35 years. So whatever I am teaching you, already 35-40 years I spent my life in teaching. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. The chapter we are going to start, the first chapter of physics, that is motion. So we, right from the beginning, we should know the meaning of motion. How will you define motion? मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, मोशन से क्या मतलब है? तो ड्राइवर्स का आंसर देगा? हाँ जी, वो तो एक ही बात। आप सेम वर्ड को दूसरे लफ्ज में डेफिनेशन इज डिफरेंट है। डेफिनेशन को जो डिफाइन करना पड़ता है वो उस चीज से डिफाइन करना है, तो वो लफ्ज यूज नहीं होगा डेफिनेशन नहीं, वो एक्शन रिएक्शन तो बिल्कुल अलग चीज है। वो आपसे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिफरेंट चीज है, एंटायरली डिफरेंट। किसी ने पढ़ा मोशन को स्कूल में कराया हुआ चैप्टर, आप बताइए। हाँ शाबाश। और कोई? मूवमेंट, अगेन सेम थिंग, मूवमेंट एंड मोशन। यू कैन नॉट से भाई मैंने खाना खाया, मैं खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया, खाया क्या खाया, हमको यू हैव टू डिफाइन एंड यू हैव टू यूज अ डिफरेंट वर्ड। सेम वर्ड आप यूज करेंगे कि मोशन क्या है, मूव करने को मोशन कहते हैं, वो तो मतलब नहीं हुआ, तो वही की बात हो गई। मोशन की डेफिनेशन तो नहीं करनी ना, इन्होंने कुछ हद तक सही डिफाइन किया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन, दैट इज करेक्ट। अनदर पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल ये है, अब इसने यहां से पोजीशन, ये यहां था, इसे मूव नहीं कर रहा, अब ये यहां आ गया, मूव किया, मूव कर नहीं रहा, वहां से यहां तक मूव किया, इज इट स्टिल मूविंग? तो इसका मतलब मोशन के अंदर क्या चीज कंपलसरी है? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन तो हो गई, टाइम के साथ हुई है, लेकिन चेंज इन पोजीशन पहले भी हो सकती है और उसके बाद बॉडी चेंज नहीं कर रही पोजीशन। तो कॉन्टिन्यूअस का वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जिस वक्त आप ये बात कर रहे हो मोशन में है, उस वक्त उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए, तब हम उसे मोशन में कहेंगे। पहले चेंज हुई थी या हो चुकी थी, उसको हम मोशन नहीं कहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या डेफिनेशन मोशन की? एक तो है चेंज इन पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन इसमें एक वर्ड ऐड कर ले, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन पोजीशन। दैट मीन्स व्हेन वी से इट इज इन मोशन, द पोजीशन शुड बी कॉन्टिन्यूअसली चेंज। याद रहेगा, आप चाहे तो डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप तो पेन कॉपी लेंगे, your copies should be on your table, so that anything you want to note down, immediately note down without wasting time. This is correct. Now we can further modify the definition, change the definition. Continuous, what आता है continuous की मीनिंग आती है? छोटे छोटे वर्ड में लिख देता हूँ, लेकिन जो मुमकिन आपको आनी चाहिए। कंटिन्यूअस, बाकी आता है वर्ड चेंज इन पोजीशन। देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो। ना हाउ डू यू नो कि मोशन में कैसे पता लगाते हैं? सराउंडिंग्स को देखकर। तो सराउंडिंग में किस चीज को देखते हैं? नहीं, बर्ड्स। तो पोजीशन जो है वो बर्ड्स के हिसाब से बर्ड मूव कर रही है, हमारी हम तो वहीं खड़े हुए, पोजीशन तो हमारी भी बर्ड के हिसाब से चेंज हो रही है, लेकिन मोशन में कौन है? बर्ड है, हम थोड़ी, हम तो रुके हुए। बात समझ में आ रही है? तो लीजिए फॉर मेक अ डिफरेंट डेफिनेशन विद सेम मीनिंग, continuous change in position
with respect to surroundings. और हम स्टेशनरी सराउंडिंग्स कह रहे हैं तो भी सही है. सराउंडिंग हमें पता क्यों चलता है चीज मोशन में, सराउंडिंग्स को देखकर. हम बस में बैठे हुए, आंख लग गई अब खुली और बस चल रही नहीं चल रही, तो हम सीटों को देखेंगे तो पता चल जाएगा. क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि सीटों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही. हम कहाँ देखेंगे? सराउंडिंग से सारी चीजें आ जाती हैं. उनमें से कुछ के हिसाब से मोशन में, कुछ के हिसाब से मोशन में. तो कहाँ देखेंगे? सड़क पे देखेंगे. और सड़क पे पिलर है, गाड़ी है, पटरी है, वो थोड़ी मूव करती है. अगर हमको उनकी पोजीशन में उनके हिसाब से पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि हम खुद मोशन में है. क्योंकि हमें मालूम है पटरी या पेड़ या गाड़ी या कोई बिल्डिंग है आसपास, है ना, तो हमारे बस के सामने वो नहीं मूव करेगी, हमें मालूम है. तो पता कैसे चलेगा? उन स्टेशनरी चीजों को देखकर. कभी कभी स्टेशनरी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मोशन में होती है. जैसे ट्रेन पे बैठे, बराबर की ट्रेन मूव कर रही है, हमें क्या लगता है? हम मूव कर रहे हैं. फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, वो हर चीज अपनी जगह रुकी हुई, वो चेंज नहीं हो रही, तो हम समझ जाते हैं कि कौन मूव कर रहा है. ट्रेन हम मूव नहीं कर रहे हैं, दूसरी ट्रेन मूव कर रही है, क्योंकि उसकी पोजीशन बदल रही है हमारे हिसाब से भी और प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी. लेकिन हमारी पोजीशन उसके हिसाब से बदल रही है, इसीलिए क्योंकि वो मूव कर रही है. उसकी पोजीशन बदल रही है इसलिए हमारी बदल रही है, लेकिन हमारी पोजीशन प्लेटफॉर्म के हिसाब से नहीं बदल रही. तो इसलिए जब भी मोशन बोले तो क्या क्या डेफिनेशन देगी? कॉन्टिन्यूअस चेंज इन पोजीशन. कॉन्टिन्यूअस इसलिए लगाते हैं कि जब हम मोशन देखते हैं तो उसका पोजीशन बदलती होनी चाहिए. अगर वो पहले बदल चुकी है तो उसका हमें नहीं पता मोशन में है, या हो सकता है पहले बदली हो अभी बदली. यहाँ मोशन में है उसका पोजीशन बदलनी चाहिए कॉन्टिन्यू, तो वो कॉन्टिन्यूअस चेंज होनी चाहिए. विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स ये भी कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स में सारे आ गए, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी सराउंडिंग्स यानी जो रुके हुए. अब एक बात बड़े मजे की है कि कोई भी चीज दुनिया के अंदर परफेक्ट मोशन और परफेक्ट रेस्ट में नहीं है. आप बस में बैठे, बस मूव कर रही है, यू कैन से वी आर मूविंग क्योंकि हमारी पोजीशन बदल रही है. लेकिन सीट्स ऑफ द बसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर नॉट मूविंग. उनकी पोजीशन चेंज. तो सीट्स ऑफ द बसेस कैन वी से दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. They are in motion with respect to seats of the buses are in motion with respect to each other. Why they are not in motion? Because their position is not changing with respect to each other. They are in motion with respect to objects outside the bus. But with respect to each other, their position is not changing. Therefore, they are in rest with respect to each other. पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसलिए ऐसे मोशन को जो एक हिसाब से एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम मोशन में है तो हमारी पोजीशन बदल रही है, बट एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट आवर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. उसे रिलेटिव मोशन कहते हैं. रिलेशन इसलिए हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, इन रिलेशन टू. ऐसा नहीं है कि कोई चीज मोशन में तो हर चीज के हिसाब से मोशन में. जैसे आपके मकान है, एक ही बिल्डिंग, एक ही, अब ये मकानों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो व्हाट यू से आर दे इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? आप ये नहीं कह सकते दे आर रेस्ट इन रेस्ट. क्यों नहीं कह सकते? अगर कहेंगे दे आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये ना होगी विद रिस्पेक्ट टू अदर. बट इफ यू से ओनली दे आर इन रेस्ट, देखिए तो रेस्ट में ऐसा नहीं. क्यों? सराउंडिंग कौन सी है? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जितनी सराउंडिंग है सारे मकान रुके हुए, कोई किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही. ऐसा नहीं हो रहा आपको घर कभी सेंटर के पास आ गया, कभी दूर चले गए. तो कौन सी सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं जिसके हिसाब से हम अपने घर को रेस्ट में नहीं कह सकते? आउटसाइड द अर्थ, क्योंकि पूरी अर्थ मूव कर रही है. तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दे आर आल्सो चेंजिंग, मूविंग. Position of all the objects on the earth is continuously changing with respect to stars or other objects which are around the earth. उसके हिसाब से हमारा घर मोशन में. Is our house in rest with respect to sun?
Answer is no. Why? Because as earth is moving, our house is also moving. बात समझ में आ गई? Every कोई भी चीज, anything which is in perfectly in motion with respect to every object, ऐसा नहीं है. Perfectly in rest with respect to every object surrounding it, ऐसा नहीं. इसलिए हम इसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं. डिफाइन तो वैसे ही करेंगे कि चेंज इन कॉन्टिन्यूअस, चेंज इन पोजीशन. कॉन्टिन्यूअस इसलिए बोला कि जिस तरह मोशन की बात कर रहे हैं उस पर पोजीशन बदलती होनी चाहिए, तभी हम उसे मोशन कहेंगे कि हाँ ये मोशन में है. तो इसलिए हम उसको रिलेटिव मोशन भी कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट मे बी चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट. इट मे नॉट बी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, देन इट विल बी सेड इट विल बी इन rest with respect to those objects with respect to which it is not changing the position. बात समझ में आ गई? अब आपकी सीट्स है क्लास की, है ना? आप अपने आप को हिला रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वॉल एंड अदर थिंग्स. आपके फ्रेंड्स जो साथ में बैठे उनके हिसाब से कोई आगे जा रहे हैं, तो यू मे बी इन मोशन व्हेन यू आर मूविंग, व्हेन यू आर changing your position, but your seats are not changing their position. The seats are in rest with respect to each other. Point clear हो गया? अच्छा, now we are coming to the next part. हमने चैप्टर डेफिनेशन ऑफ मोशन तक क्लियर हो जाए. रिलेटिव मोशन क्लियर हो गया. रिलेटिव मोशन किसे कहते हैं? It is a motion in which an object is in changing its position with respect to some other object, but is not changing its position with respect to with other objects. So with respect to those objects with respect to which it is changing its position, it is in motion. And with respect to those objects where it is not changing its position, it is said to be in relative interest. Relatively interest. ये relatively rest में. वह हमारा next point है physical quantity किसे कहते हैं? This word is used in physics again and again, in chemistry also. What do you mean by physical quantity? ये बहुत technical word है. फिर बार-बार physics में आप पढ़ते हैं physical quantity है, physical quantity. What do you mean by physical quantity? हैं? नहीं, वो कुछ और है. उसका ताल्लुक फिजिकल क्वांटिटी से भी है, लेकिन इट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी. नहीं, वो फिर क्वांटिटीज की डेफ वो आएंगी टाइप्स. व्हेन यू से वेक्टर स्केलर एंड दिस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी खुद किसे कहते हैं? पहले तो वो पता चलेगा, टाइप्स तो बाद में आएंगे. किसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी मेजर्ड. हां, यहां तक आप कुछ हद तक सही है. Any property, anything which can be measured, इसको हम नाप सकते हैं. चाहे वो थर्मोमीटर से नापे, चाहे वो बैलेंस से नापे, चाहे वो किसी मीटर से नापे. Any quantity which can be measured, that is called physical quantity. समझ में आया? उसको फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको मेजर कर सकते हैं. जिनको मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते. जैसे किसी ने कहा कि भाई आज मुझे क्या नाम है बहुत खुश हूँ. अब खुशी जो है उसकी कितनी क्वांटिटी है? अब कैसे बताओ? इतनी सारी खुशी, इतनी सी खुशी तो क्या नोट लेना. तो हैप्पीनेस, सैडनेस है ना. आपको परफ्यूम खुशबू आ रही है, स्मेल. अब कितनी स्मेल है? ये तो कह सकते हैं कि ज्यादा स्मेल आ रही है, कम आ रही है, बट हाउ मच मोर. हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा मिल जाए जिससे स्मेल की हम अमाउंट नाप सकें, तो वो जनरेटिव अगेन फिजिकल क्वांटिटी. जब तक हम महसूस कर रहे हैं तब तक वो हम उसको नहीं नाप सकते. हैप्पीनेस है उसको हम नहीं नाप सकते. समझ में आई नहीं आई? सैडनेस है उसे हम नहीं नाप सकते. आज हम परेशान है, कितनी क्वांटिटी में परेशान है? आप क्या बताओ? कितनी क्वांटिटी में परेशान है? दूसरा क्या बताओ? बड़ी क्वांटिटी में परेशान है. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वी कैन नॉट मेजर दीस थिंग्स, तो दे आर नॉट. हम ये तो कहते हैं ज्यादा है कम, मैं बहुत परेशान हूँ, कम परेशान हूँ, लेकिन हम उनको नाप नहीं सकते, इसलिए उनको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते. बट एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी विच कैन बी, वो फिजिकल क्वांटिटी. अब जो मैंने एक बात बोली थी बीच में कि न्यूमेरिकल वैल्यू, हाउ मच इज दैट क्वांटिटी,
वो कितनी है वो क्वांटिटी, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसे हम? मैग्नीट्यूड। मैं बोल लिख देता हूँ यहाँ पे वर्ड मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वर्ड भी बार बार यूज में आएगा। मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है कि कितना है, हमने नापा कितना निकला। तो इसमें जो है मिसाल के तौर पे मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब जो आपने उसको नापा है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। बात समझ में आ गई? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? न्यूमेरिकल वैल्यू। और आपने कहा कि ये बुखार है, वह कितना है? आपने थर्मामीटर से बताया मुझे 100 फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर है। न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी ना आपने, तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। आपने कहा मैं काफी चल गया, कितना चल गया? मैं 5 किलोमीटर चल के आया, तो 5 किलोमीटर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। इन एनी फिजिकल क्वांटिटी उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम क्वांटिटी नहीं कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोले सरल उसे नाप सकते हैं। नापने में उसकी कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। पॉइंट क्लियर हो गया? किसी ने कहा जी कि क्या नाम है, आज टेम्परेचर ज्यादा है, कितना टेम्परेचर है? 48 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस। बारिश बारिश होती है, कितनी बारिश है उसको भी हम नाप सकते हैं। इतने से ऐसी क्या नाम है बारिश हुई है, इतने अमाउंट में बारिश हुई, उससे अंदाजा लगाते हैं बारिश ज्यादा हुई है या कम हुई। पॉइंट क्लियर हो गया? आप दूध लेने आते हैं, आपने कहा आधा लीटर दूध दे दो, तो क्वांटिटी आ गई। वो जो वॉल्यूम है, वो जो दूध की अमाउंट है, वो आप बता रहे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो मैग्नीट्यूड हो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब याद रखिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जो हमें ये बताती है ये कितनी है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। किसी को कोई डाउट? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? कोई डाउट हो तो प्रोसीड। अब ये इन्होंने सवाल किया था स्केलर और वेक्टर्स। यहां से फिर सवाल पैदा होता है कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। वन फिजिकल क्वांटिटी इज दैट which do not require any other factor to express for its description. Only magnitude be required. That is, for example, आपकी कहती इस कमरे की लंबाई 10 मीटर है। कोई आपसे नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन में। कोई आप पूछे कमरे की लंबाई 10 मीटर है और कोई आपसे पूछे किस डायरेक्शन में, तो आप खामोश हो गए, अगर हो गए बेचारा ऐसी है। आपने कही मुझे आज बुखार है, 99 फ़ारेनहाइट, कोई नहीं पूछेगा क्या किस डायरेक्शन, क्योंकि आपने बता दिया 99 फ़ारेनहाइट बुखार है। इसका मतलब यह है कि आपने जो बात थी वो बता दी, अब उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। पानी का टेम्परेचर है तो आप 60 डिग्री, भाई ये पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। आपको नोबडी विल आस्क कि किस डायरेक्शन में है टेम्परेचर, ठीक है? इट इज अननेसेसरी क्वेश्चन which does not relate to it, क्योंकि तो जरूरत ही नहीं। अब बात समझ रहा हूँ नहीं समझ रहे? आपने कहा कि तो वो तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिवाय न्यूमेरिकल वैल्यू के you don't require any other factor for its understanding, so that physical quantity is known as scalar physical quantity। यानी फिजिकल क्वांटिटी में बता चुके, तो वो कौन सी हो गई? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल और शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ में आ रहा है? अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल हीट है, बिल्कुल सही है। और कैन वी से हैप्पीनेस इज ए फिजिकल इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? क्यों? I want correct answer. वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, तो यू कांट मेजर इट। तो फिजिकल क्वांटिटी को बताने से पहले स्केलर वेक्टर टर्म में देखो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है भी या नहीं है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? और बताइए फिजिकल क्वांटिटी, इसमें हमें किसी और फैक्टर की जरूरत नहीं होती. Those physical quantities which can be expressed completely with their magnitude only. जब हम मैग्नीट्यूड के हाँ इसमें बहुत सारी आ जाती है. डेफिनेशन आप लिख लीजिए. Those physical quantities which can be expressed or understood completely with their magnitude only. With their and no other factor is required for understanding them. टाइम में बता रहा हूँ. अपने आप भी जैसे कहा टाइम कहाँ आपने टाइम में आपको कोई वो क्वांटिटी चाहिए, मेजरमेंट चाहिए. दूसरा आपने क्या बताया? मास, वॉल्यूम कह दीजिए, एरिया कह दीजिए, है ना? वॉल्यूम, एरिया, ये सब रिलेटेड है लेंथ से. कैसे? लेंथ. कभी आप जिसकी लेंथ बताएंगे तो उसमें आपको सही बताने की जरूरत नहीं. सर डिस्टेंस वो लेंथ में आ गया. डिस्टेंस क्या है? लेंथ. स्पीड बिल्कुल सही है. स्पीड को हम आगे आएंगे तो इसी डेफिनेशन, इसी कोर्स में, इसी डेफिनेशन में ये भी आएगा. स्पीड हाँ वर्क सही है बिल्कुल. वर्ड से रिलेटेड एक और चीज है. तो कितना काम किया आप मेजर कर सकते हैं, अमाउंट बता सकते हैं. किस डायरेक्शन में काम करा इसकी हमें जरूरत नहीं. अब तो ये कह रहे हैं करंट, और कभी वो बोला टेम्परेचर, वो क्या नाम है, टेम्परेचर नहीं तो हीट बोला. समझ में आया? ये सारी चीजें रिलेटेड है. एक वर्ड आता है एनर्जी. ये क्या है? सारी एनर्जी. कोई भी एनर्जी किसी किस्म की भी वो की अमाउंट होती है, हम उसको नाप सकते हैं. उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है उसके अलावा हम किसी और चीज की जरूरत नहीं होती. Energy is a physical quantity which do not require, which require only magnitude and do not require any other factor except magnitude. क्लियर हो गया आपके? ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जितनी है ये सारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. और भी बहुत सारी है. आपको दिमाग में आएंगी, रास्ते में चलते हुए आएंगी दिमाग में, वो इसमें ऐड कर सकते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है आपकी डेली लाइफ से भी देखी. खासतौर से इसमें स्पीड, वर्क, एनर्जी ये बार बार आएंगे आगे फिजिक्स में. तो पता होना चाहिए कि बहुत वर्क एंड एनर्जी दे आर फिजिकल क्वांटिटी वी डू नॉट रिक्वायर एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट मैग्नीट्यूड. वी डू नॉट रिक्वायर एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग और देयर अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर. कोई डाउट? अगर कोई और तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है तो बता सकते हो. कोई और एग्जाम्पल आ रही है दिमाग में वो भी बता सकते हो. हम बता देंगे ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं. पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे स्केलर है या वेक्टर. सर रेन क्या? रेन रेन एक प्रोसेस है ऊपर से पानी बरसना. उसकी अमाउंट जो है कितनी रेन वो है फिजिकल, वो फिजिकल क्वांटिटी. वो क्वांटिटी में आ जाएगा ना, उसमें अमाउंट मास में आ जाएगा कि कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम में आ जाएगा. आप किस तरह से नापेंगे? जो जार में पानी जमा करते हैं इनको नापने के लिए कितनी बारिश हुई है तो वो जार में पानी बारिश के नीचे रख देते हैं. जब बारिश हो रही है तो जार में पानी आता है, उसमें मेजरमेंट आ जाता है. तो उसमें डाल हो जाता है कितनी बारिश हुई, ज़्यादा हुई है या कम, तो वो उसमें आ जाएगा. आपको ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी है, वो है जिसको हम वेक्टर कहते हैं. जो आपसे बात हो रही थी कि वो क्या है? वेक्टर. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. समझ में आया बात? की वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है? नेक्स्ट बात है फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड होगा तो कंपलसरी, क्योंकि एवरी फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड. चाहे उसकी टाइप कोई भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड होना उसमें. तो अगर मैग्नीट्यूड नहीं करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. तो एक चीज तो हमें पता है वेक्टर में होनी जरूरी है. व्हाट इज दैट? मैग्नीट्यूड. उसके अलावा
उसको समझने के लिए पूरी तरह पोजीशन को समझने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। वी कैन नॉट यूज इट मैथमेटिकली और इन एनी अदर वे अनलेस वी डोंट नो द अनलेस वी नो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अगर हमें दोनों मालूम है तब तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अगर हमें नहीं मालूम है तो हम उसको यूज। फॉर एग्जाम्पल दो लड़के, टू बॉयज आर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स इज ऑल्सो, जिसमें एग्जाम्पल पा जाएगी ये मिटा दो ना। Yes. अब आ जाइए आप इसमें, दो बच्चे, टू बॉयज आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एरोप्लेन, वन इज अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स, जो यूनिटेड फोर्स का, अनदर इज ऑल्सो अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स। समझ में आ गई बात? तो टू विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट विल मूव, वी डू डू दैट फोर्स। अब हमने तो बता दिया, कौन क्या बता दिया हमने उसमें, 5 न्यूटन फोर्स, दूसरी 5 न्यूटन, क्या बता दिया हमने, मैग्नीट्यूड बता दिया। लेकिन हम ये देखेंगे वो किधर कितने फोर्स से मूव करेगा, विद व्हाट फोर्स इट विल मूव। थोड़े लेंगे 5 न्यूटन ये लगा रहे हैं, 5 न्यूटन ये लगा रहे हैं, इसका 10 न्यूटन की फोर्स हो गई, हमारे काम करने को हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी डायरेक्शन न पता। बात समझ में आई है नहीं है? जब तक डायरेक्शन पे, फॉर एग्जाम्पल एक लेफ्ट से ईस्ट को फोर्स लगा रहा है, एक वेस्ट से ईस्ट को, और एक ईस्ट से वेस्ट को फोर्स लगा रहा है उसी ऑब्जेक्ट पर, और दोनों की अमाउंट 5 न्यूटन है, तो एक फोर्स +5 होगी, दूसरी -5 होगी, रिजल्टेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। और जब 0 फोर्स लग रही तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमें जब तक डायरेक्शन का पता नहीं होगा, हम पता ही नहीं लगा सकते कि ये फोर्स जो हमने लगाई है इसका असर क्या होगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें डायरेक्शन के बिना तो पूरी बात समझ में। स्पीड में एक आदमी मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर 5 मीटर पर आवर के पर सेकंड के हिसाब से, या 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसका घर जो है वो 20 किलोमीटर है। अब वो अपने घर कितनी देर में पहुंचेगा? आप फिगर लगाओगे ना, 5 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर घर है, उसका क्या नाम है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाना है तो 4 घंटे में पहुंच जाएगा। ये तो कहोगे ना 5 और 20, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्यों कहता हूँ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो बजाय घर के पास होने के क्या होगा, वो घर से दूर होगा। हो सकता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोजीशन उसकी और बदल जाएगी, डिस्टेंस भी बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो here we require with speed, we also require direction to understand कि वो घर में कितनी देर में पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? उसको हमने एक नई टर्म का नाम दे दिया, कभी स्पीड के साथ कुछ और चीज भी ऐड हो गई, मैग्नीट्यूड के साथ कुछ और चीज भी ऐड हो गई, हम उसको नया नाम देंगे, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अभी उसके डेफिनेशन आपको देंगे। अभी हमने आपको स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं दी, ये आइडिया भी है, क्योंकि स्पीड का थोड़ा आइडिया होगा, असल डेफिनेशन हम आपको इसमें देंगे। अब हम पता लगाएंगे कि भाई वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी ये स्पीड है और ये डायरेक्शन है। तब हम पता लगाएंगे कि भाई वो घर पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा भी या अपोजिट जा रहा। बात क्लियर हो गई आपके? तो इसी तरह फोर्स, जैसे फोर्स की एग्जांपल थी, इस क्वांटिटी को वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड के साथ डायरेक्शन आ गई। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने खाली राइस बनाया, भाई क्या आपको इतनी राइस है, ओनली राइस, कोई पूछे भाई खाने में क्या है, राइस है। अगर उसमें आप मटन या चिकन मिला के, अब आप उसको राइस नहीं कहेंगे, उसे किसी और नाम से पुकारेंगे, हालांकि राइस है वापस, लेकिन चिकन और मटन मिल गया तो आप उसे कहेंगे तो बिरयानी या पुलाव, तो नाम बदल गया उसको। तो जब कोई और चीज मिक्स उसमें ऐड हो जाती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो फिर वो नाम नहीं रहता। जिस
स्पीड में खाली डायरेक्शन मैग्नीट्यूड था, स्पीड थी, लेकिन उसमें हमने डायरेक्शन भी ऐड कर दी, तो अब उसको हम स्पीड देंगे, नया नाम देंगे, क्योंकि उसमें एक चीज और आ गई, देखो स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो नया नाम वेलोसिटी हो गया, फिर और चेंज करेंगे फिर और नाम बदल जाएगा। और समझ में आ गई नहीं आ रही कि इस स्पीड के साथ डायरेक्शन मिल जाए तो उसको हम या तो स्पीड भी डायरेक्शन बोले, इफ यू वांट टू यूज ए वन वर्ड तो फिर उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन कहा, दोनों बातें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है और आपने डायरेक्शन भी कह दी, लेकिन उसको एक सिंगल वर्ड से पुकारें, दैट सिंगल वर्ड इज वेलोसिटी। समझ में आ रही है कि जब किसी क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में कोई और फैक्टर ऐड हो जाता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। उसमें पुराना चीज तो होती है और नया फैक्टर आने से उसका एक नया नाम भी सामने आ जाता है। वो हम बाद में अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे कि भाई इसमें ये भी ऐड हो गया, इसलिए आप इसको इस नाम से पुकारेंगे जब वो वक्त आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। कोई डाउट आपको? क्लियर हो गया? तो हमने क्या सीखा? मोशन की डेफिनेशन सीखी, हमने सीखा फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, हमने सीखा कि भाई फिजिकल क्वांटिटी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मैग्नीट्यूड, वो हर फिजिकल क्वांटिटी में होता है। उसके बाद हमने स्केलर एंड वेक्टर सीखा। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज की जो स्केलर क्वांटिटीज है उसमें हमने सीखा भाई डिस्टेंस है, उसमें आपने सीखा इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर में आती है। उसमें आपने एक तो वेलोसिटी आ गई है ना, वेलोसिटी स्पीड प्लस समथिंग, स्पीड में कोई चीज ऐड हो गई। एक डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन बताएं, आपने कहा कि 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो खाली आपने मैग्नीट्यूड बताया, खाली मैग्नीट्यूड वो डिस्टेंस। लेंथ अगर आपने खाली मैग्नीट्यूड के साथ बताई, इफ यू एक्सप्रेस लेंथ ओनली विद इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो लेंथ कहलाती है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। लेकिन इफ यू ऐड डायरेक्शन ऑल्सो, अगेन कोई बात आ गई कि कोई राइस में आपने मटन मिला दिया तो वो आप राइस नहीं कहलाएगा, खाली नया नाम आ जाएगा। उस केस में उसका नया नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या? इसकी हम डेफिनेशन अलग से भी देंगे। शॉर्ट फॉर्म में ये है कि डिस्टेंस विद इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस इन ए खाली डिस्टेंस। नेचुरल बात है, डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड तो हो गई होगा, लेकिन डायरेक्शन भी साथ में लगा दी, वो एक नया नाम बन गया। क्या? डेफिनेशन इसी मैंने इसकी। अगर डेफिनेशन देंगे तो डिस्टेंस विद इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कहेंगे, लेकिन और कोई डेफिनेशन देना चाहेंगे तो वो हम आपको भी देंगे। अभी हमने दी है, हमने अभी वेलोसिटी की भी डेफिनेशन दी, 2 डेफिनेशन है, आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके अलावा फोर्स, आपने कहा जितनी फोर्स लगी तो खाली मैग्नीट्यूड से पता नहीं चलता फोर्स कितनी लगी, डायरेक्शन जब तक पता न चले है। आप मिसाल के तौर पे ये कागज पिचकाना चाहती हैं, आपने कहा मैंने आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस पेपर इन दिस डायरेक्शन, या दीवार पे फोर्स लगाई इन दिस डायरेक्शन, आपने फोर्स की बता दी, डायरेक्शन की बता दी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दीवार मूव करेगी या नहीं करेगी, हिलेगी या नहीं हिलेगी। और आपकी दीवार तो पीछे है, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, तो दीवार पे क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होगा। You have to mention force with direction, then only you can understand the effect of force. Okay, what will be the effect of force on the object? Agar if you only mention force and do not express its direction, so we don't know whether force is acting on the object actually or not. Or if it is acting, so what will be the effect on the force? For example, अब देखिए ये पेन है, अब मैंने फोर्स लगाई आपकी तरफ ईस्ट से वेस्ट मिसाल के तौर पे, अब हमें डायरेक्शन बता दी कि भाई इतनी फोर्स है ईस्ट टू वेस्ट, आप समझ जाएंगे किधर मूव कर रहा है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा नॉर्थ टू साउथ, आप समझ जाएंगे किधर मूव कर रहा है। और अगर मैंने फोर्स जो थी वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ ईस्ट लगाई, नॉर्थ ईस्ट या जिसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ और
नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच को सब नॉर्थ ईस्ट में, आप समझ लीजिए ना इसके ऊपर। ये हमारे नॉर्थ होता है ऊपर हमेशा नक्शे में, यहाँ साउथ होता है, लेफ्ट पे ईस्ट दिखा देंगे, वेस्ट दिखा। अगर मैं इधर कोई चीज मूव करूंगा, इधर कोई फोर्स लगाऊंगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई। इधर मूव करूंगा जो हो जाएगा साउथ ईस्ट। समझ लगे कि हम साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं मूव कर रहे हैं। कितना मूव कर रहे हैं, अगेन हमें वो एंगल बताना पड़ेगा कि हम साउथ के कितना ईस्ट के करीब है, कितना हम जो मेन लाइन से कितना करीब है, उससे कितनी दूर। वो आप देखते होंगे 20 डिग्री साउथ ईस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, पॉइंट आई ना आती है। खाली नॉर्थ स्ट्रेट लाइन, खाली साउथ स्ट्रेट लाइन, खाली ईस्ट स्ट्रेट लाइन और खाली वेस्ट। नक्शे के अंदर ऐसा कभी मत करना कि हमने नक्शा बनाया, हमने कहा अच्छा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमने सारे मेंशन कर दिए। सही है ये? कोई जानता है कि भाई जब भी नक्शे बनाते हैं उसके रूल्स हैं, उस रूल के हिसाब से जब भी हम परपेंडिकुलर दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस कहलाती है और एक वाई एक्सिस, तो हम ऊपर की साइड पे वाई एक्सिस में नॉर्थ लिखते हैं और हमेशा नीचे की साइड पे साउथ लिखते हैं। अगर हमने ईस्ट वेस्ट साउथ और उसमें कर दिया, ऑर्डर में कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। वो नक्शे के रूल्स, क्योंकि रूल्स को फॉलो करते हैं हम लोग हर जगह, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। अब आप रूल को फॉलो किए बिना कोई रिजल्ट निकालना चाहे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जितनी भी साइंसेज है, इसके जितने भी रिजल्ट निकालेंगे वो रूल्स को फॉलो करके निकालेंगे। समझ नहीं है, वो ये हमारा मजहब भी सिखाता है। हमारे मजहब में भी ये सिखाया गया है, बेसिक लाइन है कि यू हैव टू फॉलो द रूल, देन यू विल गेट द रिजल्ट। आपको जन्नत में जाना है, कुरान में कंडीशंस आ गई सूरह मुफस्सिल के अंदर, क्योंकि आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना है, अल्लाह ने आपको जन्नत में भेज देंगे। तो हम बिना रूल्स को फॉलो किए हम चाहे उस रिजल्ट में पहुंचना, तो ये साइंस में भी गलत है और इस्लाम में तो हर चीज साइंटिफिक है। अगर ध्यान से देखा जाए, समझ के देखा जाए, तो वहां भी गलत हो जाएगा। तो रूल्स को फॉलो करना कंपल्सरी है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू रीच टू सम डिसीजन। अब ये ना नक्शे का रूल है, इस तरह से हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ शो करना है। हम इसको ना फॉलो करके अपनी मर्जी से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख दें तो कहीं से कहीं कोई पोजीशन बन जाएगी और कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं। आप करो, आप कर दो, उसको कौन क्या दे। 5 मिनट का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद हम दोबारा क्लास शुरू करेंगे।